नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस के बारे में जो है अध्ययन करने वाले हैं और जानेंगे कि सिलेबस क्या है और पढ़ने का एक नया स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हम पढ़े कि ताकि हमारा एक अच्छा मार्क्स आए। सिर्फ अच्छा मार्क्स ही नहीं बल्कि मेरिट में भी शामिल हो सके। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर कि क्या एक टॉपिक है और किस रूप में है। और आपको बता दें कि आज मदर्स डे है और मदर्स डे आपको पता होगा कि जितने भी दिवस हैं उन सभी दिवसों में से एक माना जाता है, क्योंकि मदर्स डे अर्थात माँ के रूप में मनाया जाता है। और माँ आपको पता है कि विश्व स्तर पर देखा जाए तो माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम एक और महा ऑफर चला रहे हैं और महा ऑफर आज ही से स्टार्ट करने वाले हम। और ऑफर के रूप में अगर देखा जाए तो हम लगातार क्लास 12 का एक एक लगातार क्रमिक रूप से जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों का हम लगातार लेकर आने वाले हैं वीडियो। और हम हमेशा जो है लगातार इस वीडियो को प्रदान करने वाले हैं। तो जानेंगे हम लोग कि क्या स्ट्रेटजी है। पहले सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस जानने के बाद हम लोग लगातार एक एक लेसन करके जो है चर्चा या अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है, तो आते हैं मेन टॉपिक पर। अब यहां देखिए पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पॉलिटिकल साइंस में कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी के पैटर्न पर। क्योंकि एनसीईआरटी है जो बिहार बोर्ड का जो स्ट्रेटजी है किस प्रकार से पूछा जाता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहां देखिए आपको बता दें कि 100 नंबर का जो है एग्जाम होता है पॉलिटिकल साइंस का, और इस 100 नंबर में से 50 नंबर का एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न, और 50 नंबर का आपको लिखित यानी कि एक तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के रूप में रहता है। आपको बता दें कि 2020 में इस पैटर्न को चेंज कर दिया गया था थोड़ा सा। अब कहा गया था कि बिहार बोर्ड के द्वारा कि 50 क्वेश्चन की जगह पर आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आप ऑप्शन के अनुसार जो है 50 क्वेश्चन आप उसमें से बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रश्न आ रहे हैं उसी को आप बना सकते हैं आसानी से। तो इसके बारे में एक तरह से अध्ययन, एक तरह से स्ट्रेटजी उसके बारे में दिया गया था। और रही बात की 50 नंबर का यहाँ एमसीक्यू जो है एक एक नंबर का होता है तो 50 अंक वहां से मिल जाता है। अब ये 50 नंबर का जो आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव, उसमें 2 टर्म होता है। एक 30 नंबर का जो होता है वो आपका है 30 नंबर के अंतर्गत जो है उसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन एक तरह से देता है, और यहां जो है 20 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है। 30 नंबर कैसे पा सकते हैं इसका भी हम बता देते हैं। 30 नंबर पाने के लिए आपको जो है सबसे पहले तो 28 क्वेश्चन, जो 28 क्वेश्चन है रहेंगे आपके, और उसमें से 15 क्वेश्चन जो है आपको हल करना होगा। ये बिहार बोर्ड के द्वारा तय किया गया। और इसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से जो है आपको क्वेश्चन टोटल दिया जाता है 8, और उसमें से 4 क्वेश्चन लिखना होता है। एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलता है। यहाँ ये भी बता दें कि 30 जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें आपको 40 से 50 शब्द में लिखा जाता है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 120 से लेकर 150 के बीच लिखा जाता है शब्दों में। तो यहां तक हम लोग देख लिए। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन बुक पढ़ना है। तो बुक्स 2 पढ़ना है। एक बुक पढ़ना है आपका समकालीन विश्व में राजनीति, और दूसरा जो बुक्स पढ़ना है वो आप देख सकते हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो हम दोनों बुक्स का एक एक लेसन पर चर्चा करने वाले हैं, और इसके बाद जो है अगले वीडियो में जो है हम लगातार एक एक लेसन को कंप्लीट कराएंगे, और कराने के पश्चात उसका पीडीएफ लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और साथ में जो है ऑब्जेक्टिव का भी देंगे। तो आप मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। मेरे चैनल स्टडी विथ अनिल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले जाए। और खास तौर पर जो 12 के बच्चे हैं यहाँ जुड़े, जहां से आप आसानी से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। आते हैं मैम, पहला जो पार्ट ए में पढ़ना है बुक्स, उसमें आपको जानना है समकालीन विश्व में राजनीति। पहला लेसन जो पढ़ना है आपको उसमें जानना है शीत युद्ध का दौर। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 के बीच हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। लेकिन इसके बाद जो एक स्थिति देखी गई थी वो तनाव शैथिल्य का माहौल था, और 2 देशों के बीच देखा गया था। एक तो अमेरिका और दूसरा रूस के बीच, अर्थात उसे हम लोग सोवियत
संघ के नाम से भी जानते थे। तो इन दोनों देशों के बीच एक शीत युद्ध लंबे दौर तक चला था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस लेसन में हम लोग को विशेष रूप से शीत युद्ध के बारे में जानना है, एक वैचारिक युद्ध बोल सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं दूसरे लेसन के अंतर्गत दो ध्रुवीयता का अंतर। दो ध्रुवीयता की बात करें तो दो ध्रुवीयता में दो देश शामिल था, पहले एक अमेरिका और दूसरा जो है सोवियत संघ अर्थात जो रूस बाद में बना उसके लिए। तो इसका अंत हुआ, इसका एक स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में जानना है। तीसरे लेसन पर आते हैं तो जानना है आपको समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यानी पूरे विश्व में जो है अमेरिका का कैसे वर्चस्व स्थापित हुआ, इस लेसन में हम लोग एक स्ट्रेटजी के साथ जो है जानने का अध्ययन करेंगे। चौथे लेसन में आते हैं तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का अध्ययन करना है, यानी कि एक सत्ता अधिकार को लेकर जो है जो वैकल्पिक केंद्र की स्थिति बनी हुई है उसका एक वैश्विक स्तर पर अध्ययन करने वाले हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं तो समकालीन दक्षिण एशिया, दक्षिणी एशिया में जितने भी संगठन है जैसे सार्क हैं, आसियान है, इनके बारे में इसमें अध्ययन करना है और विशेष रूप से उसके समकालीन विश्व में कैसे अपना एक राजनीतिक तो बनाया उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। 6 नंबर पर आएंगे तो वहां जाना अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नाम से आपको पता चल रहा है कि एक वैश्विक लेवल की एक संगठन है, जैसे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ में हम लोग देखते हैं कि पूरे विश्व में एक शांति और सौहार्द स्थापित करने के लिए एक संस्था बनाई गई है। वहीं अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ, तो डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो व्यापारिक क्रियाकलाप है उसको एक संगठित करने का काम किया जा रहा है। वहीं डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात किया जाए तो स्वास्थ्य की विशेष देखरेख जो है वैश्विक स्तर पर कार्यरत है और करता है। तो यहां से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इसके बाद 7 नंबर पर आते हैं तो समकालीन विश्व में सुरक्षा, यानी पूरे विश्व में जो है सुरक्षा कैसे स्थापित कर सकते हैं, कैसे एक संयम बना सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करना है और सुरक्षा की स्थिति के बारे में जानना है। 8 नंबर पर आएंगे तो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट और प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स के बारे में अध्ययन करना है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि पर्यावरण की क्या परिघटना है वैश्विक स्तर पर और साथ साथ जो है प्राकृतिक संसाधन क्या है उसके बारे में अध्ययन करना है। वहीं 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर में हम लोग वैश्वीकरण, अंतिम लेसन पार्ट ए का है, वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन के बारे में अध्ययन करना है। तो वैश्विक स्तर पर क्या एक वाणिज्यिक, व्यापारिक और क्या प्रक्रिया है इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। पार्ट ए में हम लोग देख लिए, पार्ट ए में यानी कि 9 लेसन पढ़ना है। अब इसके बाद आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में आपको जानना है स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी आजादी के बाद क्या भारत में राजनीति था, इसके बारे में एक संपूर्ण व्याख्यात्मक पढ़ेंगे। और देखिए यहां दिया है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, अर्थात राष्ट्र निर्माण की बात कहने का अर्थ यह है कि जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद क्या चुनौतियां थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे 3 चुनौतियां थी, उस चुनौती के बारे में हम लोग लगातार अध्ययन करेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर है एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी एक दल था जो कि कांग्रेस पार्टी था, लगातार 3 आम चुनाव तक जीता था। तो 3 आम जो चुनाव हुआ उसमें जीत हासिल किया, तो उसके बाद उसका प्रभुत्व आया, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नियोजित विकास की राजनीति, नियोजित विकास का मतलब होता है कि बेहतर भारत को बनाने के लिए एक बहुत ही व्यवस्था को अपनाया गया था, जैसे योजना आयोग, तो उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा कि योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग हो गया है। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था इसके एक संगठन के रूप में। तो हम लोग इसके बारे में भी एक गैर संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर भारत के विदेश संबंध, भारत का विदेश के साथ क्या संबंध है इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद 5 नंबर है कांग्रेस प्रणाली और चुनौती, यानी कांग्रेस के पास कौन सी चुनौतियां थी और कौन कौन सा एक तरह से प्रणाली था, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको जानना है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी लोकतंत्र में जो संकट उत्पन्न होता है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। 7वां नंबर है जन आंदोलनों का उदय, जैसे कि चिपको आंदोलन और भी जो आंदोलन हुए थे उसके बारे में अध्ययन 7 में पढ़ना। और 8 में क्षेत्रीय आकांक्षा, क्षेत्रीय स्तर पर जो आकांक्षा है उसके बारे में। और यानी 9 नंबर में हम लोग जानेंगे भारतीय राजनीति में नए बदलाव। तो यह एक 2 पार्ट्स 2 बुक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लगातार इस पर वीडियो कल से प्रदान करने वाले हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ पर जो है हम आपको बता दें कि पहले हम लोग वैश्विक स्तर पर नहीं पढ़ेंगे, पहले जानेंगे हम लोग कि स्वतंत्र भारत में राजनीति क्या है, स्वतंत्रता से संबंधित पहले भारत की राजनीति जानेंगे, तब हम लोग वैश्विक स्तर पर आएंगे। तो यानी कि कल जो है आपको पहला लेसन प्रदान करने वाले हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। तो आप लगातार बन रहे हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।